प्रिपरेशन कर रहे थे तब कोविड आ गया था, तो हमने भी अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही की है जुडिशरी की। वैकेंसी के वेट नहीं करना चाहिए, पहले आप प्रिपरेशन कर लीजिए, तवे पे रोटी सेकते हैं, अगर पलटते नहीं है तो पीछे से काली पड़ जाती है। वैसे रिवीजन के साथ भी है, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं, उसको डेली फॉलो कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा दिन आता है कि कुछ हुआ घर में या कोई आ गया तो आपका नहीं फॉलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही, अभी कुछ टाइम पहले ही PCSJ 2022 की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो अभी इसी क्रम में हम इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो अभी हमारे आसरी सामय में मैम का सिलेक्शन यूपी PCSJ की परीक्षा में 11वीं रैंक के साथ हुआ है चयन। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ जो PCSJ का एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसके लिए क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए स्ट्रेटजी कैसी बनानी चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम, से पहले तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अयोध्या से ही है, क्योंकि हम अयोध्या के रहने वाले हैं। तो 12th तक हमने कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या से प्रिपरेशन की है। उसके बाद ग्रेजुएशन के साकेत PG कॉलेज से BCom एंड LLB किया है, और करेंटली हम LLM के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है, डॉक्टर RML अयोध्या यूनिवर्सिटी से। क्या आपने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो क्या PCSJ के लिए ही शुरू की थी या फिर और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? स्टार्टिंग में हम सिविल की प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टेट PSC की। उसके बाद हमने जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। इसके लिए मतलब कोई किसी ने गाइड किया आपको कि PCSJ की तरफ जाना चाहिए आपको? क्योंकि हमारी जो एल्डर सिस्टर है, वो भी सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, तो उनका जब सिलेक्शन हुआ तब मेरे अंदर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों ही चीज़ आई कि हमको जुडिशरी की तरफ ही जाना चाहिए। और तो फिर हमने जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी शुरुआत में तो कहीं कोचिंग का सहारा लिया था? जैसे कि आपने पहले तो स्टार्ट किया था स्टेट PCS का, तो उसके लिए भी कहीं कोचिंग लिया या फिर इसके लिए जब तैयारी स्टार्ट? जब स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमने दिशा करें इंस्टीट्यूट अयोध्या से प्रिपरेशन की थी, और जब जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो रजनीश जुडिशियल क्लासेस से हमने प्रिपरेशन की है, जो कि सर हैं रजनीश कुमार श्रीवास्तव। वो मेरे KS साकेत कॉलेज PG कॉलेज की वो LLB की प्रोफेसर हैं। अच्छा मैम, जैसे कि जो छोटे शहरों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, उनका मानना होता है कि हम जब किसी बड़े शहर में जाएंगे, जैसे प्रयागराज हो गया, दिल्ली हो गया, यहीं पर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छी अच्छी कोचिंग्स यहाँ पर होती हैं, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। इस पर आपका क्या विचार है? मेरा ये मानना है कि बड़े शहरों में जाके प्रिपरेशन करने से सफलता मिलती है, लेकिन इतनी नहीं है कि यहाँ घर पे रह के भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़माना चल रहा है। और कोविड जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तब कोविड आ गया था, तो हमने भी अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही की है, जुडिशरी की ऑनलाइन क्लासेस लिए। उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेंस जो बाहर जाने का होता है वो भी कम हो जाता है, और टाइम भी कम होता है। घर बैठे पढ़ाई करी और पर्सनली सर से अपना इंटरेक्शन किया, जिससे कि हम जो मेंस में आंसर राइटिंग में दिक्कत होती थी वो सब सॉल्व हो जाती थी। मैम, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि इस तैयारी के बारे में जानना चाहते होंगे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, उन छात्रों को बताइए कि इसके लिए मतलब इस एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। उसके बाद लास्ट में बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ इसके लिए पढ़ना चाहिए। मेनली जुडिशरी के लिए 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में तो 2 पेपर होते हैं, एक GS का होता है 100 क्वेश्चंस और लॉ का होता है 150 क्वेश्चंस। और GS में वन क्वेश्चन 1 मार्क्स और लॉ में 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, और मेनली लॉ का ही इसमें फोकस रहता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है, दूसरा स्टेज मेंस का है, जिसमें 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें 4 पेपर्स लॉ के होते हैं, जिसके 18 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, और एक हिंदी इंग्लिश का होता है और एक GS का होता है, जिसमें मेनली करंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है, तो क्या PCS के तरीके इंटरव्यू यहाँ पर होता है या फिर इसका इंटरव्यू कुछ अलग तरीके से? जैसे कमीशन तो एक ही है UP PSC, तो इलाहाबाद में इसका इंटरव्यू होता है, लेकिन इसका पैनल अलग होता है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। करंट लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पूछे जाते हैं, या फिर करंट अफेयर्स पूछी जाती है, ऐसे रहते हैं। तो जो यहाँ पर मेंस में GS का पेपर होता है, तो क्या ये जो हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ अलग रहता है? मेनली जो GS का पेपर होता है वो करंट बेस्ड होता है। अगर आपकी करंट में पकड़ है तो आपका अच्छे से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, मेरे में आया था 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आया था, और पॉलिटी से क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लॉ से कवर हो जाता है।
करंट इसके लिए मेनली फोकस करना चाहिए। बात करें मैम इसकी स्ट्रेटजी की, तो अलग अलग स्टेजेस पर क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? जी, वैकेंसी आने के पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वैकेंसी के वेट नहीं करना चाहिए। पहले आप प्रिपरेशन कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स आप सिलेबस सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके सारे सब्जेक्ट्स का आपके पास एक रेडी रेकनर होनी चाहिए, आपके हैंड रिटन नोट होने चाहिए, जिससे कि जब वैकेंसी आए तब आपको मेनली 1 से 1.5 महीना मिलता है एग्ज़ाम के लिए, उसमें सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन अगर आप करेंगे तो आपका आपका निकलेगा ही निकलेगा। जैसे मैम आपने नोट्स के बारे में बताया, तो हमने जहाँ तक देखा है जो लॉ की बुक्स वगैरह होती हैं, बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो उसका नोट्स वगैरह किस तरीके से बनाए? हाँ, जैसे कि लॉ की पढ़ाई में मेन रोल होता है बेयर एक्ट का। आपके पास कंपलसरी हर सब्जेक्ट की बेयर एक्ट होनी चाहिए। बेयर एक्ट बायलिंगुअल लेनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी इंग्लिश का। और फिर उसी से और एक टेक्स्ट बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। फिर दोनों को कंपाइल करके और लेटेस्ट रीसेंट केस लॉ के साथ आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए हैंड रिटन। क्या इस एग्ज़ाम में मतलब ऐसा कुछ होता है कि हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में नहीं, देना है? इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है। मेनली आपके नोट्स पे मार्क्स मिलते हैं, और नोट्स का 3 कंसेप्ट है कि सुंदरता होनी चाहिए, सारगर्भिता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए, और मॉडर्न मतलब रीसेंट केस लॉ उसके साथ ऐड होने चाहिए, तो आपको मार्क्स मिलेंगे मेंस में। आपका मीडियम क्या था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो हम बुक्स की बात करें तो जैसे कि प्री के लेवल पर आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी, या फिर मेंस में कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी? प्री के लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि तो फिर हमने बेयर एक्ट मेनली पूरा बेयर एक्ट सारे जितने भी सब्जेक्ट है, क्योंकि कोर्स बहुत वाइड रहता है इसका, तो बुक्स का टाइम इतना नहीं मिलता प्रिपेयर करने का। तो प्री में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, या फिर इलस्ट्रेशन जो बेयर एक्ट में दिए रहते हैं उसी से आते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट केस लॉ आ गया उससे क्वेश्चन आ गया। तो बेयर एक्ट पूरा अच्छे से रिवाइज किया, थोड़ा रीडिंग करी उसकी, और करंट साथ साथ डेली करंट आपको पढ़ना है, उसके उसके भी अलग से नोट्स होने चाहिए। करंट के भी हम डायरी बनाते थे, डेली करंट अफेयर लिखते थे, तो उससे प्रिपरेशन हो गई मेरी। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर पढ़ती थी या फिर हाँ, मतलब न्यूज़पेपर एक फॉलो करते थे, और द हिंदू से पढ़ते थे ऑनलाइन, और एक मंथली मैगजीन, तीनों का कंपाइल करके हम अपना डेली नोट्स बनाते थे करंट का। और मेंस के लेवल पर आपने मतलब कौन सी बुक्स वगैरह फॉलो की थी? मेंस के लिए हमने सब्जेक्ट वाइज सारी बुक्स, एक बेयर एक्ट के साथ सारी बुक्स मेरे पास एक थी, जैसे कि एविडेंस के लिए रतन लाल धीरज लाल, सीपीसी के लिए तकवानी की, सीआरपीसी के लिए रतन लाल धीरज लाल की है, और टीपीए के लिए तपेश्वरी प्रसाद की है, और एविडेंस के लिए बटुकलाल रतन लाल धीरज, आज आईपीसी के लिए भी रामशरण की है। तो सारी बुक्स हमने सबके लिए मेरे पास एक टेक्स्ट बुक थी, और मेंस का ये कंसेप्ट है कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, और जो टेक्स्ट बुक है उसका चयन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जैसे कुछ देखा जाता है कि कोई या तो फिर लेटेस्ट केस लॉ से है रिलेटेड है, या तो फिर कोई एकदम पुराने केस लॉ दिए गए हैं, तो आपका मॉडर्नाइजेशन जो कॉपी में होना चाहिए मेंस के आंसर राइटिंग में वो नहीं हो पाता है। और इसके लिए आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे हमने मेंस के लिए हर क्वेश्चन बेस्ड नोट्स बनाए थे, बुक से उसको पहले पढ़ा, बेयर एक्ट से पढ़ा, और फिर इससे लेटेस्ट हमने रूलिंग कोई अगर है तो वो कोट कर दी, जिससे कि मेरा कंसाइज नोट हुआ और लेटेस्ट अप टू डेट हो गया, तो उससे मार्क्स गेन करने के लिए ईजी हो जाता है। और इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो क्या खास ध्यान रखना चाहिए हमें? आंसर राइटिंग आपको डेली करनी चाहिए। जैसे जब प्री निकल जाता है तब तो आपको डेली हर सब्जेक्ट की नहीं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट की रोज आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और रिवीजन आपको सब मेन फोकस रिवीजन पे होता है, जिससे कि आपको 100 बुक एक साथ नहीं पढ़नी, लेकिन एक बुक को 100 बार पढ़ना चाहिए। और रिवीजन का मेन रोल इसमें होता है, जैसे कि अगर हम रोटी पे तवे पे रोटी सेकते हैं, अगर पलटते नहीं है तो पीछे से काली पड़ जाती है, वैसे रिवीजन के साथ भी है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ा हुआ कंसेप्ट खराब हो जाता है। और मैम जैसे जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है और पीसीएस जे का एग्ज़ाम होता है, तो इन दोनों में जो जॉब मिलती है तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है फिर वो एकदम इंडिपेंडेंट अलग हो जाता है, उसका कोई रोल एग्जीक्यूटिव से नहीं होता है। मैम हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग, चाहे पीसीएस की हो गए या फिर बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई खास सजेशन या सुझाव आपका रहेगा किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं? हम तो ये कहेंगे सक्सेस के 3 मंत्र होते हैं। एक आपके पास एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जो कि एकदम सही होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, और रिवीजन होना चाहिए, और आपका एक गोल होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं, हम ये मानते हैं कि अगर एक
डिफाइंड गोल है तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर जहाँ पे संदेह है तो वहाँ पे सफलता भी संदेह में रहती है। मैम टाइम मैनेजमेंट की आपने बात की, तो टाइम मैनेजमेंट करना आज के टाइम पर बहुत लोगों को बहुत मुश्किल भरा काम लगता है। कहीं ना कहीं वो अपना शेड्यूल तो बनाते हैं, जैसे कि अपना डायरी में नोट करते हैं हमें इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो पाता है, तो उससे डीमोटिवेशन वाला फेज आता है। तो इससे कैसे बचा जाए? अब जैसे अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं, उसको डेली फॉलो कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा दिन आता है कि कुछ हुआ घर में या कोई आ गया तो आपका नहीं फॉलो हो पा रहा है, तो उसके लिए आप संडे का एक एक्स्ट्रा टाइम रखिए कि इस दिन हम वो पूरे हफ्ते में जो हमारा छूट गया उसको रिवाइज करेंगे या उसको कंप्लीट करेंगे। और टाइम टेबल में हमेशा करंट का एक रोल होना चाहिए, और रिवीजन, अगर आप 50% आपका रिवीजन का मैटर होना चाहिए, 50% नया मैटर होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। तो कई बार मैम डीमोटिवेशन वाला फेज आता है, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, या टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मतलब अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाए कि नहीं आगे अभी जाना है? हाँ, मेरे साथ भी एक फेज़ आया था, क्योंकि हम इसके पहले एपीयू का एग्ज़ाम दिया था जिसमें इंटरव्यू तक हमने दिया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट मेरा नाम नहीं आया था। तब डीमोटिवेशन जो होता है वो हमारे साथ हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर यही था कि ये मेंस था इसका जुडिशरी का, तो हमने 2-3 दिन का ब्रेक लिया, फिर से अपने आप को नई एनर्जी के साथ स्टार्ट किया, फिर से वही पुराना कंसेप्ट स्टार्ट किया, और ये देखा कि मेरी गलती कहाँ थी जो मेरा जिस वजह से नहीं हुआ। तो फिर हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इसके लिए पूरा 1 मंथ का टाइम मिला था जुडिशरी की प्रिपरेशन के इंटरव्यू की, तो हमने डेली मॉक इंटरव्यू दिया, और मेंस का तो हमने डेली नोट्स बनाया और डेली रिवीजन किया। और लिखना ही नहीं है खाली, इसमें टीचर्स को अपना डिस्कस करना है, अपने नोट्स दिखाने हैं, जिससे कि वो उस पर कमेंट करें, उसको रिव्यू करें और बताएं इसमें क्या लिखना है, हमको और सुधार करना है, फिर एक कंसाइज नोट्स बनता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस दी, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि आप आज के इस वीडियो से आप सभी लोग को पता चल गया होगा पीसीएस जे के एग्जाम के बारे में, एंड स्ट्रेटजी वगैरह भी आपको पता चल गई होगी। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।